Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, this is the second part of the previous video in which we discussed some solved questions on loci. In this video, inshallah, we'll be looking at some more questions so that the concept can be cemented. थोड़ा सा concept और clear हो जाए. तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में भी उनको देख लेंगे इंशाल्लाह. प्रीवियस वीडियोस अगर तुमने नहीं देखी हैं किसी ने तो डू वॉच दोस वीडियोस. उसमें हमने जो है वो लैंग्वेज के बारे में भी डिस्कस किया था और फर्स्ट थ्री बेसिक केसेस के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. इसमें इंशाल्लाह केस नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर वाला. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो. इंशाल्लाह ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. The first example is the locus of all points inside the triangle which are closer to the line AB than to the line AC. अब अगेन द मेन फोकस इज ऑन द लैंग्वेज, क्योंकि इसने यहाँ हमें ये नहीं बताया कि एंगल बाइसेक्टर बनाना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, लेकिन लैंग्वेज से उसने हमें हिंट जरूर दे दिया. उसने पहले तो ये बोला है कि विच आर क्लोजर टू द लाइन. तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही लैंग्वेज देखी थी कि विच आर क्लोजर टू द पॉइंट ए देन बी. तो ये मतलब ये क्लोजर वाला जो एरिया है इसके लिए ज़रूरी है कि वी हैव टू फाइंड अ लोकेशन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू लाइन्स ना. पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये जो दो लाइन्स की बात कर रहा है, इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस कौन सा एरिया है, पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं, उस एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्लोजर है. तो अगर मैं रिकॉल करूं अपने फोर्थ केस को, एंगल बाइसेक्टर वाले केस को, तो उसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल इसी तरह होती थी कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स. तो अब यहाँ दो लाइन्स दी हुई हैं, एक लाइन ए बी है और एक लाइन ए सी है. मुझे कैसे पता लाइन, एक तो लाइन का वर्ड यूज़ कर रहा है वो, दूसरा ये कि हमेशा दो अल्फ़ाबेट जो है ना वो लाइन को इंडिकेट करते हैं. चूँकि हमने ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि लाइन सेगमेंट होती है हमारे पास. लाइन की अगर डेफिनेशन देखो तो लाइन तो भाई ख़त्म ही नहीं होती, तो हम उसको लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. टू पॉइंट्स लेके, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, और उसी से फिर उसको लेबल करते हैं. तो ये ए बी और ए सी जो है ना ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं. तो चूंकि उसने ये बोला है कि भाई क्लोजर टू लाइन ए बी, तो पहले मैं वो एरिया आइडेंटिफाई करता हूँ, वो एरिया ड्रॉ करता हूँ जो इन दोनों के बिल्कुल बराबर है, जो इन दोनों के इक्विडिस्टेंट है. फॉर दैट आई हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर के लिए अब मुझे सेलेक्ट करना है कि सिंस देयर आर थ्री वर्टिसेस, तीन जो एंगल्स हैं, आप बाइसेक्ट कौन सा करूं. तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जस्ट फोकस ऑन द टू लाइंस, यहाँ ए बी और यहाँ ए सी है. फाइंड आउट द कॉमन लेटर, जो कॉमन लेटर है उसको निकालो. ए यहाँ भी नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वी हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑन ए. ए पे ड्रॉ करने के लिए जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे तो मैंने आपको बोला था मोर देन हाफ, तो यहाँ जो है वो लेस देन हाफ से याद रख लो, क्योंकि आपको ए बी और ए सी का बाइसेक्टर बनाना है. तो लेस देन हाफ आपने कंपास खोल लिया, लेस देन हाफ इतना हो गया तकरीबन, और लेस देन हाफ कंपास खोलने के बाद पुट द नीडल एट पॉइंट ए और एक आर्क लगा दो. ऐसी आर्क लगाना कि वो दोनों लाइंस को एक एक पॉइंट पे कट करे. ठीक है. जब आपने आर्क बना दी, आर्क नंबर 1, तो उसने जो है वो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया. उसके बाद आपने यहाँ नीडल रख के कंपास को चेंज नहीं किया, एक आर्क आपने यहाँ कट करी और फिर नीडल चेंज करके इसी आर्क को कट करोगे, यू विल गेट दिस पॉइंट. और उसको इस वर्टेक्स से जब ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन है ये बेसिकली वो पाथ है जिसमें आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो लाइन ए बी और लाइन ए सी से इक्वी डिस्टेंट होगा, बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर होगा. अगर ये पॉइंट की बात करूं तो दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी. कोई भी पॉइंट आप इस लाइन पे ले लो, वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम ए बी एंड ए सी. लेकिन सिंस उसने मुझे ये बोला है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड द ट्राइंगल, पहली बात तो ये कि ट्राइंगल के अंदर का एरिया होना चाहिए, दूसरा वो लाइन ए बी से करीब होना चाहिए, लाइन ए सी के करीब नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने जो है वो लाइन ए बी वाला एरिया जो है उसको शेड कर दिया, क्योंकि ये मेरा जो है वो रिक्वायर्ड रीजन है जिस जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है. तो पहले मैंने जो है वो वाला एरिया आइडेंटिफाई किया जो इक्विडिस्टेंट है, और उसके बाद फिर मैंने क्लोजर वाले एरिया को हाईलाइट करके बता दिया कि दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. अच्छा, एक प्रैक्टिस हमने क्लास में डिस्कस की थी. हमने कहा था कि भाई इतना कंपास मत खोलो कि तुम्हारी जो आर्क्स हैं वो फिगर से बाहर निकल जाए. तो आप लोग भी ऐसी ही प्रैक्टिस करना. ये आर्क जो है बहुत बड़ी लगाई है उन्होंने, जो सॉल्व किया है जिसने. तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा लेस देन हाफ खोलो और आर्क को थोड़ा करीब करो, सो दैट ये जो दो आर्क्स है ना ये तुम्हारे इनसाइड द फिगर ही आए, ये फिगर से बाहर ना निकले. ठीक है. और दूसरी चीज़ यही कि जब आप आर्क्स बना लो तो उसको मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नंबर होते हैं, तो आपको अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो शो करनी पड़ती है. तो ये पहली एग्जांपल थी. अब जो बाकी की तीन एग्जांपल्स हैं वो थोड़ा सा जो है वो डेली लाइफ के सिनेरियोज को डिस्कस कर रही हैं. फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, लॉन इज टू बी प्लांटेड इनसाइड द गार्डन. एक लॉन हमें बनाना है गार्डन के अंदर, एटलीस्ट 4 मीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस.
अब ये कह रहा है कि भाई कम से कम वो 4 मीटर दूर होनी चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस, घर की जो दीवार बनी है उससे, एंड एटलीस्ट 3 मीटर फ्रॉम द ट्री, और ट्री से भी वो एटलीस्ट 3 मीटर दूर होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 मीटर का मतलब है कि 3 मीटर से कम का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये जो एटलीस्ट 4 मीटर और एटलीस्ट 3 मीटर है, इसका मतलब ये समझ लो कि भाई ग्रेटर देन है ये, ठीक है ना, मतलब ग्रेटर देन 4 मीटर, मतलब ये 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोला है। कम से कम 4 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन का भी जो है वो वर्डिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेटर देन 4 मीटर और ग्रेटर देन 3 मीटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हाउस की जो फिगर थी उसने बना के दी हुई थी, हमें बस इस पे लोसाए बनाना था। तो अब ये जो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 मीटर फ्रॉम द साइड, तो अब ये जो साइड है बेसिकली ये एक लाइन है, ठीक है, ये जो साइड है दिस इज अ लाइन, और लाइन से स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आप क्या बनाते हो, आप पैरेलल लाइन बनाते हो। तो अब ये कह रहा है 4 मीटर फ्रॉम दिस साइड, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल रेक्टेंगल बना है, तो व्हाट विल यू डू, आप यहाँ आर्क्स वगैरह मत लगाओ, आप क्या करो कि बस स्केल को रख के 4 मीटर का एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लो। और 4 मीटर इन द सेंस कि ये मीटर्स में सब यूज कर रहा है, तो हम लोग सेंटीमीटर्स में करते हैं, तो इसको आप सेंटीमीटर समझ लो। तो 4 सेंटीमीटर समझ लो इसको, 4 सेंटीमीटर का आपने एक यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया, 4 सेंटीमीटर का आपने एक यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया, एंड देन यू ड्रॉ पैरेलल लाइन। अभी जो लाइन आपने बनाई है ना, ये इस लाइन पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, तो वो पॉइंट जो है वो तकरीबन 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, तो हम लोग ज़्यादातर अपनी जो यूनिट्स लेते हैं वो सेंटीमीटर में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको जो है वो 4 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। तो हम लोग जो है वो 4 सेंटीमीटर यहाँ एक लाइन, 4 सेंटीमीटर यहाँ एक लाइन, और हमने पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमें पता चल गया कि ये वाला जो एरिया है ना, ये लेस देन 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर बोल लो इसको, और ये वाला जो एरिया है ना वो ग्रेटर देन 4 मीटर है। चूंकि उसने बोला है ग्रेटर देन 4 मीटर, एटलीस्ट 4 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 4 से ज़्यादा ही आपको दूर बनाना है ना गार्डन। तो इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि मेरा बाद वाला एरिया जो है उसमें से हो है, तो वो जो है कुछ ना कुछ शेडिंग होगी। लेकिन अभी मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ एक पार्ट जो है वो ड्रॉ किया है। उसके बाद उसने कहा कि एंड एटलीस्ट 3 मीटर फ्रॉम द ट्री, तो ट्री को उसने जो है ना वो टी से रिप्रेजेंट किया, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। तो अब मैं जाऊंगा रिकॉल करूंगा, तो मैंने देखा कि यार डिस्टेंस दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और पॉइंट के लिए मुझे सर्कल बनाना पड़ता है। तो मैंने थ्री जो है वो मीटर बोल लो या सेंटीमीटर बोल लो, उसका सर्कल खोल के मैंने एक सर्कल बना लिया, सॉरी रेडियस खोल के सर्कल बना दिया। अब मुझे जो है वो शेड करना है कि लॉन जो है वो कहाँ बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा। तो एटलीस्ट 4 मीटर फ्रॉम द साइड मतलब 4 मीटर से ज्यादा पे बनना है, और 3 मीटर ट्री से दूर बनना है। तो इसका मतलब है कि ये तो सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है वो तो 3 मीटर का है, तो इसका मतलब है आई हैव टू टेक समथिंग ग्रेटर देन 3 मीटर, तो वो बाहर हो जाएगी सर्कल से। और चूंकि इसने भी यही कहा है कि एटलीस्ट 4 मीटर, तो ये भी जो है वो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसको शेड करके जो है वो अपना रिक्वायर्ड आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है रोज बेड इज टू बी प्लांटेड विद इन 5 मीटर ऑफ ए। अब ये कह रहा है 5 मीटर ऑफ ए, ठीक है, डिस्टेंस दे रहा है और पॉइंट दे रहा है, इसका मतलब है मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा। और सेंटर क्या लूंगा, सेंटर में लूंगा ए। तो मैंने ए पे अपना जो है वो कंपास रखा, और फिर मैंने जो है एक छोटा सा सर्कल बना दिया 5 मीटर का, सेमी सर्कल बना दिया समझो। 5 मीटर बोल लो, 5 सेंटीमीटर बोल लो, डजेंट मैटर, जो यूनिट आप यूज़ करो। हम लोग ज़्यादा सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, तो इमेजिन करोगे ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही हो रही हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन और पढ़ा, तो उसने कहा एंड विद इन 6 मीटर ऑफ सी। अगेन डिस्टेंस दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ, इसका मतलब है सर्कल बनाना है। तो 6 मीटर, अब मतलब 6 मीटर 6 सेंटीमीटर का मैंने जो है वो मीटर बोल लो या सेंटीमीटर बोलो, रेडियस बोला, और मैंने जो है वो एक सर्कल मार्क कर दिया। और फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ा, क्योंकि मुझे अब शेड करना है। रिक्वायर्ड रीजन एक तो आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि ये बन रहा है रीजन, एक ये रीजन बन रहा है, एक ये रीजन बन रहा है। तो जरा देख लेते हैं कौन से रीजन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई रोज बेड जो है वो 5 जो मीटर मैंने बनाया था उसके अंदर अंदर होना चाहिए, और जो 6 मीटर मैंने बनाया है ना उसके भी अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है वो 5 मीटर के भी अंदर आ रहा है और 6 मीटर के भी अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने इस रीजन को शेड कर दिया, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि कैरोलाइन वांट्स टू प्लांट अ लॉन, दोबारा लॉन की बात हो रही है, विच इज क्लोजर टू द साइड ए बी देन ए डी। अब दोबारा वही वाली लैंग्वेज यूज आ गई, क्लोजर टू द साइड ए बी देन ए डी। पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं वो वाला एरिया मार्क कर लेता हूँ जो दोनों से बराबर है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम टू लाइंस। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस के लिए मुझे क्या बनाना पड़ता है, मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ता है। अब वही डिसाइड करना है कि एंगल बाइसेक्टर किस पे बनेगा।
तो यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए कॉमन है, इसका मतलब है कि ए पे बनेगा। तो ए बी और ए डी की बात हो रही है, तो मैंने जो है वो लेस देन हाफ खोल के एक आर्क लगाई। इस आर्क ने जो है दोनों साइड्स को कट किया, वहां पे रख के मैंने दो आर्क्स और लगाई और मुझे ये पॉइंट मिल गया। मैंने इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम दिस ए बी एंड ए डी। ए बी और ए डी से इक्विडिस्टेंट होगा, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे होगा। लेकिन उसने मुझे बोला है कि भाई जो लॉन है वो ए बी के करीब होना चाहिए, ए डी से दूर होना चाहिए। और फिर उसने एक बात और बोली, उसने एक बात और ये बोली कि विद इन 6 मीटर ऑफ सी। तो विद इन 6 मीटर ऑफ सी का मतलब है भाई अगेन सर्कल वाली बात कर रहा है। तो मैंने कंपास खोल के एक सर्कल भी बना दिया। और अब मैं दोबारा जो है क्वेश्चन को पढ़ूंगा ताकि मैं शेड कर सकूं। तो दो कंडीशंस हैं। द फर्स्ट वन इज वो जो लॉन है वो ए बी के करीब होना चाहिए, ए डी से दूर होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ये इक्विडिस्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है वो ए बी के करीब है, ये वाला पार्ट जो है वो ए डी के करीब है। तो चूंकि उसने बोला ए बी के करीब है तो मैंने ये पूरा पार्ट जो है ना जहन में रख लिया कि यार ये शेड होगा। लेकिन जब मैंने आगे बढ़ा तो उसने कहा विद इन 6 मीटर ऑफ सी। तो सी के जो है वो सी से मतलब मीटर दूर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर का एरिया है। तो मैंने जो है वो ये वाला पार्ट पूरा शेड कर दिया। ये वाला पार्ट शेड नहीं करूंगा क्योंकि ये एडी के करीब हो जाएगा, उसने कहा ए बी के करीब है। तो मैंने जो है वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, लैंग्वेज को समझा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। आप खुद देख रहे हो कि मैं भी आपको लैंग्वेज से ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करो और फिर केस को ड्रॉ करो और फिर शेड करो। तो यही चीज़ जो है वो तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। ये तो थोड़े से बेसिक लेवल क्वेश्चन थे, लेकिन हमने जो क्लास में किए हैं उसमें हमने देखा था कि यार यही चीज़ें हमने क्लास में भी की थी कि भाई फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड पार्ट में ये, थर्ड पार्ट में ये। तो इनको ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस करना। लोसाई की वर्कशीट मैंने गूगल क्लासरूम पे काफ़ी डाल दी है। तो अब आपके पास जो है वो काफ़ी सारा रिसोर्स मटेरियल आ गया है। और कुछ बेसिक्स भी अब उम्मीद है कि तुम लोग के क्लियर हो गए होंगे, तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई अब कौन सी लैंग्वेज होगी तो हमें क्या ड्रॉ करना है। एंड वो शेडिंग तो जाहिर सी बात है, दो तीन बार अगर वो क्वेश्चन को पढ़ोगे, तोड़ तोड़ के समझोगे, उर्दू में ट्रांसलेट करोगे, तो यू विल बी एबल टू शेड द राइट रीजन इंशाल्लाह। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मेरे साथ डिस्कस कर लेना। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।